हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर नंबर 8 का तीसरा पार्ट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। इससे पहले अपन एल्डिहाइड कीटोन करा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप मेनली ये ध्यान रखोगे कि ये कार्बोनिल ग्रुप में ही होता है और इनमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक फार्मिक एसिड, एक एसिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड, है ना। तो इन तीनों के फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे आप। और साथ में ये फार्मिक अम्ल जो है, इसका नाम फार्मिक अम्ल इसलिए दिया गया कि यानी कि फार्मिका का मतलब है, लैटिन शब्द है वो फार्मिका है, इसका मतलब है चींटियाँ, है ना। तो ये चींटियों, लाल चींटियों से प्राप्त किया गया एसिड है, इसलिए इसको फार्मिक एसिड कहा जाता है ना। दूसरा अपना ध्यान रखना एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है CH3COOH, है ना। और पहले फार्मिक एसिड नाम लिया तो उसका नाम जो है फॉर्मूला HCOOH। तो एसिटिक अम्ल ये जो सिरके से प्राप्त करा गया है, और ये एसिटम का अर्थ है जो है वो सिरका, यानी कि एसिटम लैटिन शब्द से बना है। अब एक तीसरा है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड मतलब 1 2 3 4 कार्बन के साथ में OH, और ये जो है यानी कि मक्खन से प्राप्त करा गया है, विकृति गंध मक्खन से। और ये ब्यूटीरम लैटिन शब्द जो है वो इसका अर्थ होता है मक्खन, है ना, उससे बना है ये। अब इनमें आप ध्यान रखोगे ये जो नामकरण में आप फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड तो याद रखोगे, तो इसके साथ में मैं बताता हूँ। एक तो ऑक्जेलिक याद रखोगे, एक मेलोनिक याद रखोगे, एक सक्सिनिक याद रखोगे, एक ग्लूटेरिक याद रखोगे, एक एडिपिक याद रखोगे। तो ये सिंपल से कैसे याद रखेंगे, देखो ऑक्जेलिक में 2 COOH होते हैं, है ना, पास पास में। अब मेलोनिक में 2 COOH के बीच में एक CH2 आता है, क्या आता है, CH2, ठीक है। और इसी प्रकार सक्सिनिक में यहाँ CH2 की संख्या 2 हो जाती है ना। अगर आप बात करते हैं ग्लूटेरिक की, तो यहाँ CH2 की संख्या 3, एडिपिक में यहाँ CH2 की संख्या 4। एडिपिक का देखो नाम भी, अगर 4 कार्बन और 5 और 6 टोटल है तो हेक्सेन 1 6 डाइगोइक एसिड बोला जाता है, जो नाइलॉन 66 बनाने में काम आता है। तो इनको ध्यान रखोगे। और एक थैलिक एसिड क्या होता है, ये नामकरण में ये भी ध्यान रखोगे। थैलिक एसिड यानी कि बेंजीन के यानी कि पास पास वाले कार्बन पे 2 COOH, ये होता है थैलिक एसिड, है ना। इनके अलावा अगर अपन को बात करें कि भाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन 3 क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, लेकिन वो तीनों ही पास पास वाले कार्बन पे, यहाँ COOH, यहाँ पे भी COOH, ये COOH, ये सारा कुछ नामकरण में दे रखा है, वो आप देखना, है ना। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये एसिड बनाए कैसे जाते हैं। तो एसिड बनाने की अपने पास जो मेथड है वो मेनली 7 मेथड जो है, वो सातों मेथड अपन करेंगे। ये तो रासायनिक गुण है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ से COOH बनाने की मेथड। ओके, तो ये 7 गुण देखो। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है, पहली जो बनाने की विधि है वो प्राइमरी एल्कोहल से, प्राइमरी एल्कोहल है ये। और ये भी देखो एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल ही है, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इन 1 डिग्री एल्कोहल के साथ में अगर अपन ये स्ट्रॉन्ग प्रबल अपचायक लेते हैं, जैसे सारिक एमएनओ4 या जोन्स रिएजेंट, ये ले लें। जोन्स रिएजेंट होता क्या, वो भी ध्यान रखना आप लोग को। CrO3 के साथ H2SO ले लें, तो देखो इस प्राथमिक एल्कोहल का ये H2 निकल जाएगा, इसका भी H2 निकल जाएगा, और यहाँ पर जो है H2 की जगह O आ जाएगा, यानी कि RCOOH, और इधर भी H2 की जगह O आ जाएगा R, यानी कि R का मतलब ये पूरे 8 रेंग 9 कार्बन, इसको पूरे को R मान लिया, और ये COOH, इस तरीके से एसिड बन जाएगा। अब देखो माना एल्डिहाइड बना हुआ है, तो एल्डिहाइड को आप मर्दू ऑक्सीकारक, जैसे कि टोलैन विलियन है या फिर फेलिंग विलियन है ना, टोलैन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन, अगर ये ले तो ये एल्डिहाइड को किस में बदलता है, एसिड में। यहाँ एल्कोहल नहीं है, ध्यान रखना, एल्डिहाइड। और अपन को पता है, अभी लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन को जो पहचान करने में टोलन और फेलिंग विलियन काम आते हैं, ठीक है। और टोलन और फेलिंग विलियन इसको एसिड में बदलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो एक रिएक्शन हुई एल्कोहलों से, इसी में है एल्डिहाइडों से। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये है एल्किल बेंजीनों से। एल्किल बेंजीन कैसे है सर, तो देखो ये रहा एल्किल और ये रहा बेंजीन। यहाँ देखो ये 3 कार्बन वाला एल्किल और ये बेंजीन। एल्किल बेंजीन का अपन KMnO4 और KMnO4 यानी कि क्या उसके साथ अभिक्रिया कराओगे, तो ये भले ही आप 1 कार्बन वाला एल्किल बेंजीन लो, भले ही 3 कार्बन वाला लो, लेकिन ये डायरेक्ट इन देखो दोनों से 1 कार्बन रह जाएगा, भले कितनी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन ले लो, लेकिन यहाँ डायरेक्ट
जो है वो H हट के ऑक्सीजन लग के और यानी कि COO के, है ना, तो ये लगेगा। इसको बोला जाता है पोटेशियम बेंजोएट। इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यानी कि H हटेगा, HOH के साथ में निकल जाएगा, यानी कि KOH वगैरह बाहर निकल जाएगा और साथ में ये COOH, इसे बोला जाता है बेंजोइक एसिड, है ना। तो ध्यान रखना इसमें, जो देखो अपन जो एल्किल ले रहे हैं, ये एल्किल कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री या 2 डिग्री का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एल्किल अपन 3 डिग्री का ले नहीं सकते, 3 डिग्री वाला यहाँ रिएक्शन करेगा नहीं। तो ध्यान रखना, ये था अपना एल्किल बेंजीनों से दूसरी रिएक्शन, ठीक है। पहली थी वो, अब ये दूसरी। अब देखो तीसरी है RCN से, और RCN से जब अभिक्रिया कराओगे आप तो कैसे होगी, एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया आप कराते हो, जल अपघटन अगर करवाते हो, तो इसमें भी H और OH जो है, एक सेकंड ऊपर ही ले लेता हूँ मैं, ये वाला सबसे ऊपर वाले रिएक्शन है। तो इनमें अपन जल अपघटन करवाया, है ना, तो N को मैं 2 OH दे देता हूँ, N को ये रहा, N का 2 H दे दिए और कार्बन को ऑक्सीजन। तो देखो ये CONH2 यानी कि इसे बोला जाता है एमाइड, है ना। और यहाँ R की जगह CH3 हो तो इसे बोला जाता है एसिटेमाइड। अगर R की जगह बेंजीन हो, देखो ये यार, तो इसे बोला जाता है बेंजेमाइड। देखो अब इनकी रिएक्शन अपन और जल अपघटन करवाएंगे तो ये जो NH2 है इसको H मिलेगा और OH मिलेगा इस कार्बन को। अगर इस कार्बन को OH मिले तो COOH मिल जाएगा, और यहाँ NH2 के साथ में यहाँ NH3 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखोगे। ये तो अपना था बेंजेमाइड से एसिड बनाने की, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो है ग्रीनियर अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और ये CO2 कैसे लिखना है ना। तो इसमें रिएक्शन कराएंगे अपन सुक्षेत्र की प्रेजेंस में। तो ये आ जो नेगेटिव वाला है वो इस कार्बन से जुड़ेगा और OMgX इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, कोई भी ऑक्सीजन से जोड़ दो राइट लेफ्ट वाले। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको इंटरमीडिएट मिल जाएगा। इसका अगर जल अपघटन कराएंगे तो MgX के साथ में तो OH और इस H के साथ O के साथ में H यानी COOH। इसमें एक कार्बन अधिक बोल रहे हैं, कैसे कि देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन था, ग्रीनियर में भी एक कार्बन था, दोनों में अलग अलग एक कार्बन था। तो यहाँ जो आपका एसिड बनेगा उसमें 2 कार्बन, एक कार्बन R वाला और एक कार्बन का यानी कि COOH वाला। वैसे R में कितने भी कार्बन रह सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना इसमें एक कार्बन आपको अधिक मिल जाएगा। डन। अब देखो नेक्स्ट एसिल क्लोराइड, और एसिल क्लोराइड का अगर जल अपघटन करवाएं अपन तो H के पास Cl यानी कि HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ HCl इसके साथ H लगा सकते हो, और यहाँ RCO OH एसिड बना देगा ये। अगर इसका क्षारीय माध्यम पे जल अपघटन कराएं, है ना, बेसिक मीडियम अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो ये जो है पहले एसीटेट और HCl इस तरीके से बनेगा, और ये सेम ये ऊपर वाली प्रोसेस है लेकिन इसको इंटरमीडिएट के रूप में बढ़ा रखा है। अगर अपन इनके पास भी H और यहाँ जोड़ दें अपन एसिड के साथ में, क्योंकि अम्ल जो है वो H+ देता है, तो यहाँ एसिड बन जाएगा। तो एसिड बनाने की ये जो मेथड थी आपकी एसिल क्लोराइड से थी, और उससे पहले ये ग्रीनियर अभिकर्मक से थी, ठीक है। तो ये टोटल एसिल हैलाइड या एसिल क्लोराइड टोटल अपनी 5 रिएक्शन अभी पढ़ी अपन ने। पहली एल्कोहलों से, दूसरी एल्किल बेंजीनों से, तीसरी नाइट्राइलों से या एमाइडो से, और चौथी अपनी ग्रीनियर अभिकर्मक, और पांचवी एसिड हैलाइड वाली है। अब छठी रिएक्शन 6 और 7 ये दोनों रिएक्शन अपन देखते हैं अपन, ठीक है। उनके बाद में सेकंड मेथड आ जाएगी रासायनिक विधियाँ। तो ये छठी जो मेथड है, देखो एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड मतलब देखो O के दोनों तरफ देखो CO है, और एक तरफ यहाँ बेंजीन है, और दूसरी तरफ भी अगर बेंजीन होता है तो वह रिएक्शन जल अपघटन कैसे होगा। तो सुनो, यहाँ पर कोई भी CO बंद तोड़ो एक, ठीक है, जहाँ O है वहाँ इस H2O का H रख दो, और जहाँ C है वहाँ OH रख दो। तो 2 क्या बन जाएंगे, इधर भी C6H5COOH, इधर भी C6H5COOH, यानी कि 2 C6H5 बन जाएगा, है ना। ये वाला एक खाली इतना ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो अभी मैंने लिख रखा है कि भाई एक तरफ माना CH3 है, तो CH3 है तो ये जो है ये C6H5 नहीं होगा, फिर यहाँ ओनली CH3 रख के अपन रिएक्शन करवाएं तो ये जो प्रोडक्ट दे रखा है वो जल अपघटन होकर कैसे क्या बनेगा। तो अपन जैसे कि यहाँ CH3 रख दें तो इसे बोल जाता है बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना, ये वाला। ओके,
इसका अगर जल अपघटन करवाएं तो देखो कोई भी अपन या तो CH3 वाला तोड़ दो या COOH वाला तोड़ो। तो यहाँ चलो मैं यही तोड़ता हूँ। तो इस जहाँ C है उधर तो लगा दो OH और इधर लगा दो H। तो देखो C6H5 COOH और इधर देखो ये CH3 COOH CH3 COOH है ना, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ना। तो ये रिएक्शन थी अपनी एनहाइड्राइड का, हाइड्रोलाइसिस करवाया। लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन देखो एस्टर है, ये COR है ना, COR। यहाँ O के दोनों तरफ CO नहीं है, यहाँ COR है यानी कि एस्टर है। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो देखो ये लाइन बना रखी है, ये ऐसे हाइड्रोलाइसिस या फिर अपन कहते हैं यानी कि सारी अपघटन होगा। और सारी अपघटन में देखो क्या होता है NaOH। तो NaOH में जो H है, ठीक है, जो H है वो आपकी इस C2H5 के साथ में ये जो O है यहाँ H लग जाएगा, डन। और ये जो ON है, ON है ये वाला ON है, ये ON जो है वो आपका ये इस कार्बन से लग जाएगा यानी कि ON यहाँ लग जाएगा। तो देखो सुनो, ये रहा अपना ON है और वो ON है, चलो मैं लिख ही देता हूँ ARCOON है ना। और एक साथ में क्या बन गया, एल्कोहल तो बन ही गया जो ये पड़ा। अब इसका और अपन यानी कि NaOH लेंगे या फिर अपन एसिड वगैरह लेंगे तो ये N जो है वो रिप्लेस होकर यहाँ H आ जाएगा यानी कि ARCOOH। ये रहा ARCOOH यानी कि AR के ऊपर COOH बेंजोइक एसिड बोलते हैं। यानी यहाँ इस AR की जगह आप यहाँ पे, यहाँ AR की जगह आप ये प्रोपेन ले लो, ठीक है, या प्रोपिल ले लो। तो ये प्रोपिल यहाँ लग जाएगा, फिर प्रोपिल के साथ में COOH लगेगा, ध्यान रखना है ना। और प्रोपिल के साथ में COOH है यानी कि 3 कार्बन के साथ में COOH है तो 4 कार्बन हो गए। तो अभी इसको ब्यूटेनोइक एसिड बोलोगे, डन। तो ये एसिड बनाने की अपने पास 7 मेथड थी, इन 7 मेथड को करा। आप भी इनको लिखें या फिर ये डाउनलोड करके इनमें जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो साइड में आप अपने नोट्स में लिख लेना, एक पेज पे एक कॉपी निकाल के। और उसके बाद में देखो भौतिक गुण छोड़ रखे हैं मैंने। भौतिक गुण वैसे इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो इसका इंपॉर्टेंट ये बढ़ जाता है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल O और H है ना। और इधर में मैं लिख होता हूँ CH3C जो है वहाँ डबल O और ये OH। ये देखो OH के बीच में यहाँ अंतराणु हाइड्रोजन बंध रहता है, इधर भी अंतराणु हाइड्रोजन बंध रहता है। तो इसका अणुभार 60 नहीं होकर 120 हो जाता है। अतः ये जो डाइमर बना लेता है यानी द्विलक बना लेता है और द्विलक के कारण ये 2 अणु हो जाते हैं। अतः इसका क्वथनांक नॉर्मल जो है एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल से भी सबसे ज़्यादा होता है किसका, एसिड का। तो BP अगर अब एल्डिहाइड कीटोन एसिड वगैरह दे रखा तो एसिड का सबसे ज़्यादा करना, क्योंकि ये डाइमर बनाता है ना। तो इसमें भौतिक अवस्था क्वथनांक मैंने थोड़ा बताया, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब अपन रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो रासायनिक गुण में देखो अपन इनके रासायनिक गुण एसिडों के 4 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला OH बंध तोड़ने से, OH बंध टूटेगा तो कैसे क्या होगा, देखो पहला OH बंध तोड़ने से, दूसरा CO बंध जो है वो तोड़ने से, या फिर तीसरा अपन पढ़ेंगे इसी में आगे देख लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड संबंधी अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें 2-4 अभिक्रिया है, ज़्यादा है नहीं। और हाइड्रोकार्बन वाले में भी 2-1 अभिक्रिया है। तो अपन पहले इन दोनों को करते थे। OH बंध टूटने से तो COOH का अगर ये H हटता है यानी कि H हटेगा, इसका मतलब OH बंध टूट रहा है। तो OH बंध तोड़ेंगे अपन। तो OH बंध आपने तोड़ दिया तो इसमें जो रिएक्शन है वो Na इस H की जगह आ जाएगा और यहाँ 2H थी वो H2 गैस के रूप में निकलेगा। यानी कि आप कह सकते हो भाई से जब भी एसिड से अपन Na की क्रिया यानी कि धातु से अभिक्रिया करवा दे तो यहाँ H2 गैस मुक्त होती है, रिलीज होती है। उसके बाद में अपन बात, ओके नेक्स्ट सेक्शन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट अपन मिला दें। तो यहाँ की जो H है इसके साथ में ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम यानी कि Na आ जाएगा और इसके साथ में H2 रिलीज हो जाएगी और CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। तो H2 यानी कि जल के रूप में, CO2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा। इससे अपन को ये पता चल जाएगा कि भाई CO2 गैस निकल रही है यानी कि बुदबुदाहट के साथ में ये काम होगा। तो ये एक लैब में रिएक्शन अपन जब क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं कार्बोक्सिलिक समूह की, तो यही टेस्ट लगाते हैं अपन। तो इनका भी ध्यान रखेंगे अपन। तो OH बंध तोड़ने से ये 2 अभिक्रिया है। अब देखो सुनो, इसी OH बंध तोड़ने से अपन अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। और अम्लीय प्रकृति जो जितना जल्दी H+ दे दे वो उतना ही जल्दी यानी कि ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसमें कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है उसके अनुनादी सरना आप ध्यान रखोगे। या फिर किसी का pH, ये अगर आपको पूछ ले pH और Ka में क्या संबंध है यानी कि pK और Ka में क्या संबंध है, तो आप क्या बताओगे, pK बराबर -log
के, है ना। के जितना ज़्यादा अधिक होगा तो पी के कम होगा। यहाँ पी के का मतलब पीएच से है, किससे है, पीएच से। जैसे कि आप जानते हो कि भाई जो एसिडिक ज़्यादा होता है उसका पीके जो है या पीएच जो है बहुत ही कम होता है, 1 से कम होता है। ज़्यादा एसिडिक होता है तो, और नॉर्मल एसिड है यानी कि मध्यम एसिड है तो 1 से 5 के बीच में होता है, और वीक एसिड है तो 5 से 15 के बीच में होता है ना। और ज़्यादा वीक है तो उससे 15 से भी वो अधिक रहता है उसका पीएच का मान। और अगर आपको ध्यान रखना है कि भाई HCl, तो HCl का भी दे रखा है बुक में, तो HCl का होता है -7 में, यानी कि ज़्यादा एसिडिक है ना। बेंजोइक एसिड इनका भी दे रखा है, यानी कि फिक्स दे रखा है पीएच का मान 4.19 वगैरह, तो ये थोड़ा ध्यान रखोगे। और एथेनॉल और फिनॉल का भी ध्यान रख लेना। फिनॉल का जो है वो 10 और एथेनॉल का पीएच है वो जो है वो 16 है, यानी कि जितना ज़्यादा पीएच है उसका मतलब वो उतना ही कम एसिडिक है, ये ध्यान रखना है ना। जितना ज़्यादा पीएच है वो उतना ज़्यादा सारी है, ऐसे याद रख लो। ओके, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो ये भी ध्यान रखना। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑफकोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा इनमें, ठीक है। और इनका कारण भी बताना है आपको, ये अच्छा कारण है इनका, तो ये लिखवा रखा है, आप खुद देखना है, इसको ज़रूर देखना। फिर अपन जैसे कि किसी भी एसिड से -I प्रभाव और +I प्रभाव लगने से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आप, इनमें ज़रूर क्वेश्चन मिलता है तुम्हें। एक क्वेश्चन ये भी मिलता है कि भाई फार्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है या फिर एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। तो एसिडिक इसका CH3 का +I प्रभाव लगने के कारण ये जो है H+ आसानी से रिलीज नहीं होता, इसमें आसानी से रिलीज हो जाता है फार्मिक, अतः ये ज़्यादा एसिडिक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। उसके बाद में एक ये दे रखा है बुक में कि भाई यानी कि COOH के साथ में मेथॉक्सी दे रखा है, एक तो OCH3 का काम है इलेक्ट्रॉन देना, एक सीधा COOH के साथ में बेंजीन दे रखा है, और एक COOH के नीचे जो दे रखा है बेंजीन के नीचे NO2, तो NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। इसमें H+ जल्दी निकल जाता है, इसमें H+ निकलता है लेकिन इनकी बजाय थोड़ी देरी से निकलता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत ही देरी से निकलता है, अतः ये नाइट्रो वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय है। उसके बाद में खाली बेंजोइक एसिड, उसके बाद में ये मेथॉक्सी वाला, तो ये ज़रूर ध्यान रखना हो तुम्हें, है ना। और एक अपन को ये भी दे दे, चलो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें कि एक CF3 दे दे COOH के साथ में, और एक आपको CCl3 COOH दे दे, और एक CH3 COOH दे दे, है ना। तो F का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना, इसका मतलब H+ जल्दी निकल जाएगा। इसमें Cl का काम इलेक्ट्रॉन खींचना है, लेकिन F की बजाय कम देरी से खींचता है, ठीक है। -I कम लगता है F के बजाय, तो H निकलता है लेकिन इसमें थोड़ा देरी से निकलता है, और इसमें और देरी से निकलेगा, अतः जिसमें जल्दी निकल जाएगा तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये CF3 वाला ज़्यादा एसिडिक, फिर CCl3 वाला, फिर CH3 वाला, क्योंकि CH3 तो इलेक्ट्रॉन देकर H को मजबूत बना देगा OH को। तो ये थोड़े ट्रेंड आप देखना, है ना। चलो अब नेक्स्ट अपन रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं, यानी कि पहले हो गई दूसरी, तो ये पहला में ही है जो मैंने अभी समझाया था, है ना। तो इसमें ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड में अम्लीय प्रकृति पे, है ना। इनमें अनुनादि सरना भी ध्यान रखना, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की और कार्बोक्सिलेट आयन की RCO- आयन की, है ना। उनके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट, जो एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट अपना ये है कि दूसरी जो रिएक्शन है उसमें जो है वो OH बंध ना टूट के CO बंध टूट रहा है, CO बंध विदलन है। तो CO बंध विदलन देखो, यहाँ 2 एसिड दे रखे, ये भी एसिड है ये भी एसिड, देखो इसका ये देखो CO बंध टूट रहा है, एक का CO टूट रहा है, इसका नीचे वाला का भी CO टूटेगा, इनका भी CO टूटेगा। तो CO टूटेगा मतलब ये OH रिलीज होगी। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दे तो एक का COH और एक का OH बंध तोड़े, तो आपको यहाँ R यानी कि CH3, फिर CO, ये इधर वाला O यानी कि ये इधर वाला CO CH3, ये तरीके से एनहाइड्राइड मिल जाएगा तुम्हें, जब P2O5 और H+ दे रखा होगा। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, OH बंध तोड़ CO बंध तोड़ने से, OH के साथ में आपको एल्कोहल दे रखा है, तो एल्कोहल का यहाँ OH बाहर निकल जाएगा, यार देखो RCO और इधर का R यानी कि एस्टर मिल जाएगा, है ना। इनकी मैकेनिज्म भी दे रखी है अपन को, ध्यान रखनी है आपको, है ना। सारा अभी यहाँ पर मैं यानी कि एक तरीके से शॉर्ट रूप से लिख नहीं सकता, लेकिन यह है कि इसको अपन एल्कोहल वाले चैप्टर में भी करी थी, ध्यान रखना। अब अगर आपको ये एसिड दे रखा है कुछ इस तरीके से, और आपको PCl5 दे रखा है, ऐसा अपन देखो RX वाले में भी कर रहे थे, एल्कोहल वाले में भी, एल्कोहल में PCl5 ले रहे थे, PCl3 ले रहे थे, SOCl2 भी ले रहे थे, अमोनिया भी ले रहे थे, तो उसमें सब में OH निकल के यहाँ Cl या फिर NH2 वगैरह आ जाता था। लेकिन यहाँ एसिड के साथ दे रखा है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से देखो OH हटेगा, ये वाला OH हट के देखो Cl आ गया,
PCl3 लोगे तो भी Cl आ गया, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड दोगे तो भी Cl आ गया, लेकिन अमोनिया लोगे तो अमोनिया में NH2 माइनस और H प्लस, तो इसका मतलब यहाँ OH हटकर NH2 लगेगा। तो यहाँ मैं फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ, देखो ये OH हटकर यहाँ NH2 लगा है, ये इंटरमीडिएट तो वैसे अमोनियम एसीटेट है, इनका भी आप ध्यान रख लोगे। डन। तो ये जो सारी अभिक्रिया, देखो एक और दे रखा है, यानी कि ये आपका एसिड है और इस एसिड का अपचयन करवा रखा है, और अपचयन यानी कि करवा रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2H6 इसके साथ में कराओगे, तो जो आपका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हट के और यहाँ इसकी जगह देखो ये H आ गया, यानी कि H का जुड़ना और O का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। अरे भाई, O का हटना और H का जुड़ना क्या होगा, अपचयन। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, वो अपनी ये है कि भाई कार्बोक्सिलिक जो एसिड है ये वाला सोडियम एसीटेट अगर आपको दे रखा है, सोडियम एसीटेट अगर दे रखा है, सोडियम एसीटेट ये बना कैसे, अभी अपन ने जो है इसका H हटा के Na लगा सकते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना। इसमें साथ में सोडा लाइम, ये ध्यान रखना, सोडा लाइम होता है क्या, NaOH के साथ में CO3:1, ये सोडा लाइम होता है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट ही सोडा लाइम पूछ लिया जाता है। तो ये सोडा लाइम से जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो ये जो R पड़ी है ना इस कोड़े में, ये जो R है, ये R जो है इसके साथ में ये सोडा लाइम के जो NaOH वाला H है, ये इस R और H इतना प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर इस R की जगह CH3 ले रखा है तो यहाँ CH4 बन जाएगा, यहाँ R की जगह बेन C6H5 ले रखा है तो यहाँ C6H6 बन जाएगा, जो भी है। लेकिन यहाँ R वाला ही काम आएगा, अपन एरोमेटिक ही काम आएगा। अगर आपको पूछ ले कि भाई विकार्बोक्सिलिक अभिक्रिया में जब CO2 या फिर Na2CO3 जब निकलता है तो वहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आप बोलोगे एल्केन, सोडा लाइम की प्रेजेंस में। ये देखो नेक्स्ट और भी रिएक्शन अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए बन जाती है क्योंकि ये नाम रिएक्शन है और अच्छी रिएक्शन है। सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया अगर अपन जबल अपघटन और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि विद्युत अपघटन अगर करवाएं, तो यहाँ देखो R है ना, ये वाला ऊपर भी तो R ही हो रहा था, यहाँ देखो CH3 दो है, यहाँ मेरे थोड़ा रेड हो गया, तो यहाँ दो CH3 यानी कि एल्केन, और एल्केन के साथ में ये जो बीच में देखो COO, ये CO2 दो CO2 है क्योंकि आगे दो लग रखा है, तो दो CO2 गैस बाहर निकलेगी। ये निकलेगी कहाँ, ये निकलेगी एनोड पर। ये काम आपको पूछे एनोड पर क्या काम होता है, तो आप कहोगे CO2 के साथ में एल्केन जो है वो जमेगा, CO2 गैस एनोड पर निकलेगी। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा कि भाई H2 गैस निकलेगी। सर H2 कैसे, कि यहाँ देखो NaOH के साथ सॉरी सोडियम एसीटेट के साथ में H2 ले रहे हो, तो यहाँ से जो H2 है ये H2 यहाँ से कैथोड पर निकलेगी और साथ में यहाँ का Na और ये जल का OH वो यहाँ NaOH कैथोड पर लग जाएगा। इसको बोला जाता है कोलबे विद्युत अपघटन या फिर विकार्बोक्सिलिन। विकार्बोक्सिलिन मतलब ये CO2 गैस निकल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये थी अपनी जो अपचयन वाली तीसरी अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया जो है अपनी वो अपनी बन जाती है अपचयन वाली, है ना। तो अपचयन में ये अपन अपचयन में चल रहा है अभी। देखो नेक्स्ट जो अपन रिएक्शन कर रहे हैं वो HVZ को बोला जाता है हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की अभिक्रिया, है ना, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। इसमें भी देखो अभी यही चल रहा है अपना कि भाई अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पे जुड़ी रहेगी अल्फा हाइड्रोजन, तो ये C तो जो है CO से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा है कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन ये जो नीचे वाला है इस अल्फा कार्बन से दो H लगी हुई है। इस दो H में ये रेड फास्फोर और X2 दे रखा हो आपको, तो एक H यहाँ से निकलेगी और उस एक H निकल कर यहाँ X बना देगा, तो इसको बोला जाता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इस अभिक्रिया को बोला जाता है HVZ या हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की अभिक्रिया, है ना। H हटकर X आ जाएगा, बस इतना ही काम है। अब देखो ये थैलिक एसिड दे रखा है, इसके साथ में आपको अमोनिया दे रखी है, तो यहाँ थैलिक एसिड का दो OH और यहाँ की दो H यानी कि जल बाहर निकल जाएगा, और आप सीधा इसको देखो CO के साथ में सीधा NH2 ये थैलेमाइड बना सकते हो आप डायरेक्ट, है ना। बीच में देखो ये अमोनियम के साथ में रखता है, फिर एमीन बन यानी कि NH2 के साथ में रहता है, और फिर थैलेमाइड बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो आप H2 के साथ में गर्म करके। नेक्स्ट अपनी जो रिएक्शन आ रही है वो COOH के साथ में ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है उसके कारण अभिक्रिया हो रही है कि भाई COOH है यानी कि बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड के साथ में ये कभी भी आपको ये कई बार रिएक्शन में आ जाता है H2SO4 HNO3, तो ये प्लस NO2 निकालता है। ये प्लस NO2 कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या मेटा पे या प्रो पैरा पे, लेकिन अपन को कौन सी यानी कि जल्दी रिएक्शन करेगा, ये कैसे करेगा कि भाई CO का जो है वो माइनस जो R इफेक्ट लगता है, और माइनस R के तहत यहाँ ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ पड़े रहेंगे, मेटा पे,
तो यहाँ से जो प्लस NO2 आएगा वो कहाँ जाएगा, मेटा पे। तो ये मेटा निर्देशी प्रभाव दर्शाता है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी हो तो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना। देखो जैसे कि यहाँ पर Br2 Fe Br3 दे रखा है, तो यहाँ पे भी देख लो मेटा पे जोड़ रखा है Br प्लस के रूप में। ये से मत समझना Br माइनस के, तो Br प्लस में भी होता है माइनस भी होता है, इलेक्ट्रोफाइल है ना। देखो नेक्स्ट एक ये रिएक्शन जो रखी है, इसमें जो है वो CO बंदी विदलन होता है, लेकिन ये होता है बेंजोइक एसिड के साथ में। बेंजोइक एसिड की अपन अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, तो ये अमोनिया जो है इस H प्लस की जगह NH4 के रूप में आ जाएगा। NH3 तो पहले से था ये, और यहाँ H ये था, तो NH4 अमोनियम के साथ में रहेगा। और फिर आप हाइड्रोलाइसिस इसका करवाओगे, है ना, जल अपघटन कराओगे, तो ये जो अमोनिया यानी कि गर्म करते हैं यहाँ पर लास्ट में, यानी कि हीट करी है अपन ने। हीट करने के बाद यहाँ इसको लिखना चाहिए था -NH2, है ना। H2O बाहर निकलती है, तो अमोनियम का 2H निकाल दिया तो 2H पड़ा है रहेगा। और यहाँ देखो 2O है तो एक O निकाल दिया, यानी कि H2 बाहर निकाल दिया तो CONH2 बन जाएगा। इसका नाम है बेंजीन के साथ में एमाइड ग्रुप, बेंजामाइड। तो इस तरीके से अपन की ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अभिक्रियाएं सारी थी जो अपन ने 4 प्रकार की पढ़ ली। पहले OH बन टूटने, फिर CO बन टूटने, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड संबंधी जो रिएक्शन थी अपनी अपचयन और विकार्बोक्सिलिक कोल्बे विद्युत अपघटन, और फिर ये चौथी हाइड्रोकार्बन वाले भाग में जिसमें HVZ अभिक्रिया पड़ी, और ये भी अपन ने ये H2SO4 वाली और Br वाली ये पड़ी। अब इनमें एक ध्यान ये रखना कि देखो साइड में दे रखा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता, क्योंकि ये LCl3 के साथ लवण बना देता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पहले रिएक्शन कर लेता है, इसलिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। यानी कि LCl3 यानी कि ये लुईस एसिड जो है उसकी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो मजबूती से बंध जाता है, इसलिए ये नहीं होती है। और मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, मेथनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, उच्चतर वसीय अम्ल, ये जो हमने पढ़े थे पिछले वाले पार्ट में भी। अगर यहाँ बताना चाहता हूँ तो उच्चतर वसीय अम्ल तो साबुन अपमार्जक, सोडियम बेंजोएट खाद्य परिरक्षक, बेंजोइक एसिड एस्ट्रों का उपयोग जो है वो सुगंधित द्रव्य के रूप में, हेक्सेन डाइओइक अम्ल जो है नाइलॉन 66, और एथेनोइक सिरके के रूप में या विलय के रूप में या खाद्य उद्योगों में, और मेथेनोइक जो है वो रंगई चमड़ा या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ये थोड़ा आप ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये रिएक्शनों के साथ साथ मैंने इनका कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब एक तरीके से पूरा रिवीजन के रूप में अपन ने देखा है, ठीक है। रिएक्शन के साथ साथ ये भी देख लिया। चलो तो ये अपना 8वां यानी कि 8 चैप्टर भी अपना कम्प्लीटली होता है। उसके बाद में देखो एमीन है, एमीन अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। एमीन बड़ा सिंपल और अच्छा चैप्टर है, रिएक्शन भी इसमें आसानी से याद रह जाती है, तो ये करेंगे। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड अपना कंप्लीट हुआ तो अपन एक जेवणु का भी एक पेज का है, उसमें कोई ओनली रैम रिएक्शन अपन देखेंगे, है ना। अर्धवार्षिक से पहले पहले ये सारी रिएक्शन मैं करवा दूंगा। उसके बाद में अगर अपन को टाइम मिलता है तो अपन 1 से 5 चैप्टर भी धीरे धीरे देखते जाएंगे। लेकिन अभी मैं 5 चैप्टरों का रिएक्शन के साथ साथ यानी कि थोड़े उपयोग वगैरह ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बोल देता हूँ, तो ये आप समझ के जाओगे, पढ़ के जाओगे, इससे आपका ज़रूर नंबरों में ग्रोथ होगा, और यानी कि इंक्रीज होंगे नंबर, और याद भी पूरा चैप्टर हो जाएगा। जो आपके अभी भी वैसे प्री बोर्ड हाफ ईयरली वगैरह पढ़े हैं, वार्षिक वगैरह एनुअल वगैरह, तो उनमें आप अच्छा कर पाओगे, है ना। अब की बार एनुअल थोड़ा 10 से 1 दिन आगे खिसक रहा है, तो ये थोड़ा और बेनिफिट हो जाएगा। और जो भी आपकी क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख देना। बाकी तो आप अगर इसको हाथों हाथ तुरंत वीडियो को देखना चाहते हो जैसे मैं डाल देता हूँ, तो इसलिए वो आप वो बेल वगैरह आइकन वगैरह पे या उस पर क्लिक कर देना, है ना। और बाकी तो जो भी क्वेरी है वो आप बता देना। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वो थंब पे निशान पे क्लिक कर देना, है ना। चलो ओके भाई, डन।